दौलत जायदाद अब्बा तुम्हारी दौलत और तुम्हारे ये बाकी 10 बच्चे हैं और तुम्हारी जायदाद ये छोटा सा झोंपड़ा, भला इसमें से मुझे क्या हिस्सा मिलेगा? गुस्ल खाना तक तो मेरे हिस्से में नहीं आएगा। जहाँ तक रही ये भैंसें, तो अब्बा ये तुमसे पहले ही मर जाएंगी। इनकी उम्र जितनी हो चुकी है तुम्हें खुद भी पता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगूंगा भी नहीं, बस अब घर से निकलने का जुनून मुझ पर सवार हो गया है। और वो जो कहा जाता है ना अब्बा कि सफ़र वसीला है ज़फ़र, तो मैं अब सफ़र करूंगा और ज़फ़र का वसीला तलाश करूंगा। दफ़ा हो जा बस यहाँ से, अब तो मुझे घर में नज़र ना आए। और तू भी सुन ले, तेरी ममता ना फटने लगे कभी। अरे भाड़ में जाए ऐसी ममता जो इस नकट्टू के लिए फटे। मैं तो कहती हूँ कि घर से चला जाए तो हम लोग भी आराम से जी लेंगे। ठीक है अम्मा ठीक है, अब तू ऐसा कर कि ज़ादेरा दे दे। क्या दे दूं? वो 4 रोटियां पका दे, हम तो चले परदेस, मिट्ठू मियाँ ने कहा। मैं तुझे ज़ादेरा देता हूँ, फरजंद खान गुस्से से धाड़ता हुआ बोला और लपका डंडे की तरफ। डंडा हाथ में आया तो मिट्ठू मियाँ ने पैंतरे बदलते हुए कहा, अब्बा ये तो सदरा है, ज़ादेरा तो कुछ और होता है। तू दफा हो जा यहाँ से बस। खैर अब इतनी जल्दी भी नहीं, थोड़ी बहुत रकम तो दे दो अब्बा, ताकि कहीं पहुंचूं तो काम आ सके। तू जाता है कि नहीं? इस बार फरजंद खान ने डंडा फेंक कर मारा था, जो सही निशाने पर नहीं लग सका था। उसके बाद वो घर से निकल गया, लेकिन रात को उसने इत्मीनान के साथ दीवार कूद कर फरजंद खान का हुक्का उठा लिया और फिर बस्ती में रुकना मुनासिब नहीं समझा था। अलबत्ता हुक्का उसने बस्ती के किसी कोने पर हलवाई को बेच दिया था और इस तरह बाप के वर्से में से थोड़ी सी रकम हासिल करने के बाद वो सचमुच वहां से चल पड़ा था। थोड़े पैसे जेब में थे। सफर जारी रहा और उसके बाद एक तवील फासला तय करके वो बस्ती के करीब पहुंच गया। रात का वक्त था, दूर से रोशनियां नजर आ रही थीं और बस्ती के रास्ते के बारे में मालूमात नहीं हासिल थी। सड़क नाहमवार थी। बरगद के दरख्त के नीचे एक जगह बनी हुई थी। गालबन पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होती थी ये जगह। क्यों ना इसी चबूतरे पर रात गुजार ली जाए, सुबह को जरा एहतमाम के साथ बस्ती में दाखिल होंगे। चुनाचे चबूतरे पर ही लेट गया और जो कुछ पास था उसे खा पी कर सर के नीचे ईंट रखी और लेट कर ये सोचने लगा कि वो खासा लंबा चौड़ा जवान था और शक्ल सूरत भी बुरी नहीं थी। उसकी ख्वाहिश थी कि कुछ अरसे के बाद ही अपनी बस्ती का रुख किया जाए तो बेहतर होगा। वैसे अपनी बस्ती से इतना दिल भर गया था कि अब उधर का रुख करने को दिल चाहता भी नहीं था। लेटे लेटे तमाम बातें सोचता रहा और फिर पलकों में नींद उतरने लगी थी। दूसरी सुबह जनाब उस वक्त जागे जब दरख्त पर चिड़ियां चहचहा रही थीं और सुबह की रोशनी नमदार होती जा रही थी। उलझन होने लगी कि आगे क्या करना चाहिए। ये अजनबी जगह थी। अल्लाह ताला हर जगह इंसान के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता है। वो बुजुर्ग सूरत आदमी खुद करीब पहुंच गए थे। आप मुसाफिर हैं अजीजी? जी, मिट्ठू मियाँ ने घबराते हुए लहजे में कहा। मेरा नाम हकीम सादत है, छोटा सा दवाखाना है। अगर तुम मुसाफिर हो तो मेरे साथ आ जाओ। किसी मुसाफिर की खिदमत करना ऐन सादत है। आपको तकलीफ होगी किबला? नहीं, तकलीफ कैसी, आ जाओ। और हकीम सादत मिट्ठू मियाँ को अपने घर ले आए। दियोड़ी में चारपाई डाल दी और कहने लगे, यहाँ तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आराम से बैठो, कुछ खाओ पियो, उसके बाद तुमसे बातें करेंगे। अंधा क्या जाने दो आंखें, कुदरत ने क्या अच्छा इंतजाम किया है, मिट्ठू मियाँ ने सोचा। हकीम सादत ने दवाखाना घर के बराबर ही एक छोटी सी जगह में खोला हुआ था। बीवी मर चुकी थी, जवान बेटी के बाप थे। निगाहें ढूंढती रहती थीं कि कोई शरीफ ज़्यादा मिले तो बेटी की खुशियां समेट लें। बस इसी हसरत आरज़ू में मिट्ठू मियाँ को देखकर उनके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा था। लेकिन मिट्ठू मियाँ के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। कौन थे, कहाँ से आए थे। बहरहाल जो कुछ घर में पका था लाकर सामने रख दिया और बोले, लो बेटे खाओ। खाने के बाद फिर उन्होंने कहा, अब जरा कुछ अपने बारे में बताओ।
बस जनाब तन्हा है, लावारिस हैं, दुनिया में कोई नहीं है हमारा। दूर बस्ती में रहते थे, वहाँ से नकल मकानी करके यहाँ पहुँचे हैं। ख्याल है कि कुछ दाल दलिए का बंदोबस्त हो जाए तो डेरे जमा दें। बस ये है हमारी कहानी। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला दाल दलिया चला ही देता है। वैसे हम हिकमत करते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें हिकमत से कोई दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो हमें दुनिया की हर चीज़ से है, मगर ज़्यादा जानते नहीं हैं इस बारे में। हम सिखा देंगे अगर सीखना चाहते हो तो। हकीम सादत के ज़हन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मिट्टू मियाँ को और क्या चाहिए था? दिलो जान से तैयार हो गए और आखिरकार हकीम सादत साहब ने इन्हें अपनी शागिर्दगी में ले लिया। हिकमत तो खैर उन्हें भी नहीं आती थी, बस उल्टी सीधी दवाएं और शरबत बनाकर काम चला लिया करते थे। जो कुछ वो जानते थे वही उन्होंने मिट्टू मियाँ को भी सिखाना शुरू कर दिया। हाँ, एक बात दोनों में मुश्तरक थी। इधर मिट्टू मियाँ चिल्ले वजीफे करने के शौकीन थे, तो हकीम सादत ने भी जिंदगी इसी में गुजार दी थी। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई और एक दूसरे से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। हकीम सादत कहने लगे, मियाँ मोतबा कीमिया गरी की कोशिश की, मगर बस एक दाव की कसर रह जाती है। बहुत से चिल्ले काटे, जिन्नों को कब्जे में करने का अमल किया, मगर सब कुछ तकदीर से होता है। जी, इन तमाम चीज़ों से दिलचस्पी तो मुझे भी है। दौलत आसानी से हाथ नहीं आ जाती। अगर ऐसा है तो आप मुझे भी कुछ वजीफे बताइए, मैं पढ़ूंगा। ज़रूर ज़रूर, ये बात जानकर तो मुझे और भी खुशी हुई। हमारी तुम्हारी खूब गाड़ी चलने वाली है। हकीम सादत वाकई मिट्टू मियाँ के आ जाने से खुश हो गए थे। ज़हन में बेटी का भी ख्याल था, लेकिन उससे आगे भी और सोच रहे थे। दिलारी बेगम हकीम सादत की नूरे नज़र थी, अकलौती बेटी थी, ना कुछ आगे ना पीछे। हकीम सादत शरबत, मुरब्बे और खमीरे बनाया करते थे, जिनमें से आधी चीज़ें दिलारी बेगम के मैदे में मुंतकिल हो जाती थीं। हकीम सादत ने इन्हें कभी खाने पीने से मना नहीं किया था, चुनाचे दिलारी बेगम खा खा कर गुप्पा बल्कि गुप्पी हो गई थीं। मिट्टू मियाँ से रफ्ता रफ्ता बेतकल्लुफ होती जा रही थीं। हकीम सादत खुद भी यही चाहते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इन्हें अंदाज़ा हो गया कि मिट्टू मियाँ काफ़ी टेढ़ी खीर हैं, कोड़ मगज, निकम्मे, काहिल, बात को ना समझने वाले। एक दिन हकीम सादत ने कहा, मिट्टू मियाँ, एक मशवरा करना चाहते हैं हम आपसे। इरशाद आला। मिट्टू मियाँ एक उस्ताद की हैसियत से हकीम सादत की काफ़ी इज्जत किया करते थे। असल में हम अपनी साहबजादी के हाथ पीले करना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में कोई मशवरा दीजिएगा। यह कौन सा मुश्किल काम है, मैं इस सिलसिले में आपकी पूरी मदद करूंगा। कल ही लीजिए। क्या मतलब? हकीम साहब हैरान रह गए। मशवरे देने में हमारा कोई सानी नहीं है, आप हमें बस कल तक का वक़्त दे दीजिए। हकीम सादत मुस्कुराने लगे, फिर बोले, चलिए ठीक है, देखें कल आप क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन मिट्टू मियाँ ने जो कुछ किया उसे देखकर हकीम सादत हैरान रह गए। मिट्टू मियाँ कहीं से पीला रंग लेकर आए थे। दिलारी बेगम के दोनों हाथों पर पीला रंग फेर दिया और उसके बाद उन्हें हकीम सादत अली की खिदमत में पेश कर दिया। ये लीजिए, आप अपने और हम अपने फर्ज से सब गुदोश हो गए। क्या मतलब? हकीम साहब ने हैरानी से कहा। देख लीजिए, इनके हाथ पीले हो गए हैं। आप निहायत ही नामाकूल आदमी हैं मिट्टू मियाँ, हर चीज़ का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। किबला, आप ही ने फरमाया था कि हाथ पीले करने हैं, हमने हाथ पीले कर दिए। आप खुद मुलाहिजा फरमा लीजिए, भला इसमें हमारा क्या कसूर? अहमक आदमी, वो एक मुहावरा था। जी? मिट्टू मियाँ ताज्जुब से बोले। हाथ पीले करने का मतलब है किसी की शादी कर देना। मगर आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते कि इनकी शादी करनी है आपको? चलो आप कह देते हैं, तो फिर मैं आपको मशवरा दूं? वही तो मशवरा मांगा था हमने आपसे। मशवरा ये है कि आप इनकी शादी कर दीजिए। मिट्टू मियाँ ने राजदारी से कहा और हकीम साहब फिर चिरागपा हो गए। ला हौला वला कुव्वता, भाई कहाँ कर दें? जहाँ आपका दिल चाहे। खूब भाई खूब। हकीम सादत को यह जुमला काम का महसूस हुआ था। क्या मतलब? मिट्टू मियाँ ने कहा। यानी आप कहते हैं कि जहाँ हमारा दिल चाहे, तो इसमें हर्ज की क्या बात है? मिट्टू मियाँ ने सादगी से कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह, हम आपसे अपनी साहबजादी का निकाह कर देंगे। जी?
मिट्टू मियाँ का मुंह हैरत से खुल गया। क्यों, कोई खराबी है हमारी बेटी में? अच्छी शक्ल और सूरत के मालिक हैं, तंदुरुस्त हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अकलौती हैं। हमारे पास जो कुछ है वो इसी का है। मिट्टू मियाँ सोच में डूब गए। पेशकश तो अच्छी है, घर बार भी मिल रहा है, बीवी भी मिल रही है, और उस पर जमा जमाया कारोबार। थोड़ी बहुत हिकमत सीख ही चुके थे, काम चलाना आ गया था। चुनाचे सादत मंदी से सर झुकाया और बोले, हम तो आपके कदमों में आए पड़े हैं, जैसे मुनासिब समझें। और उसके बाद काजी साहब को बुलाकर मिट्टू मियाँ का निकाह दिलारी बेगम से करवा दिया गया। दिलारी बेगम मिसेस मिट्टू बन गई और उसके बाद जिंदगी गुजरने लगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय कर रहा था। उधर हकीम सादत भी खुश थे और दामाद के साथ अच्छी ही गुजर बसर हो रही थी। हकीम सादत ने एक दिन कहा, भाई मिट्टू मियाँ, आने वाले वक्त के लिए अगर कुछ कर लिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। बताइए क्या करना है? मिट्टू मियाँ बोले, मियाँ शादीशुदा हो, आने वाले वक्त में बाल बच्चे भी होंगे। इस हिकमत में क्या रखा है? और फिर सच्ची बात है, अब लोगों ने आना जाना भी बहुत कम कर दिया है। और असल बात तो यह है कि हिकमत ना आप जानते हैं ना हम। तो फिर बताइए क्या किया जाए? भाई कुछ चिल्ले वजीफे का सिलसिला शुरू होना चाहिए। पहले तो मैं तन्हा था, अब तुम मेरे साथ हो। ऐसे कई वज़ाइफ मेरे इल्म में हैं जिन्हें दो अफराद मिलकर कर सकते हैं। अगर कोई कब्जे में आ जाए तो समझ लीजिए कि जिंदगी बन जाएगी, दौलत के अंबार लग जाएंगे। मिट्टू मियाँ के मुंह में पानी आ गया और बोले, वाकई में पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ कि अब्बा और अम्मा से ये कहकर निकला था कि कुछ बनकर आऊँगा। अब तक सिर्फ शोहर बन सका हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे किसी वजीफे की तलाश कीजिए जो हम दोनों मिलकर कर सकें। हाँ, असल में हमने वज़ाइफ तो बहुत से किए, लेकिन एक कमी रही, और वो कमी थी कि मर्द कामिल की तलाश। वजीफा हमारे इल्म में है, मगर इजाज़त ज़रूरी होती है। इस तरह पुष्ट पनाही रहती है। खैर, हम तलाश करते हैं किसी मर्द कामिल को। हकीम सादत ने कहा। राजगंदल भी उसी बस्ती में पहुंचा था जहां हकीम सादत और मिट्टू मियाँ मौजूद थे। राजगंदल ने अब मंकारी को अपना गुरु मान लिया था और वो कुछ करने से पहले अपने गुरु से मशवरा कर लेना चाहता था। बस्ती में उसने एक ऐसी जगह क़याम किया जो आबादी से कुछ फासले पर थी। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की कोई इमारत थी जो अब टूट फूट कर खंडर बन गई थी, और इस खंडर में लोग अक्सर रफ़ाए हाजत के लिए आ जाया करते थे। चुनाचे गंदगी के ढेर और गलाजत के अंबार यहाँ लगे हुए थे। आमतौर से कोई इधर का रुख नहीं करता था। राजगंदल के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती थी। उसने वहीं आकर क़याम किया और फिर उसने उन दोनों का जायज़ा लिया जिनमें से एक की निशानदेही मंकारी महाराज ने की थी। ये मिट्टू मियाँ ही थे, मगर राजगंदल की समझ में नहीं आया कि मिट्टू मियाँ से कैसे रवाबित कायम किए जाए। जब 2-3 दिन वहाँ क़याम कर चुका और कोई ऐसी बात ज़हन में न आई तो उसने वही 3 शब्द पढ़े जो गुरु मंकारी को बुलाने के लिए हुआ करते थे। फौरन ही गुरु मंकारी एक तरफ से आता हुआ नजर आ गया। राजगंदल ने कहा, जय महामंकारी, अब तो आप ही मेरे गुरु हैं। आपके बिना मुझे सारे रास्ते बंद लगते हैं। मैंने तुझसे कोई गुरुदक्षिणा नहीं ली सिवाय उस छोटे से काम के जो तूने मेरे लिए किया। हो सकता है कभी मैं तुझसे कोई गुरुदक्षिणा मांग लूं। खैर छोड़, बता, मेरे बताए हुए पते पर तू पहुंच गया, आगे क्या किया तूने? मंकारी महाराज, 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, कुछ भी नहीं कर सका। अभी मुझे आपकी उंगली पकड़कर ही चलना होगा, मेरी सहायता कीजिए। यहाँ तक पहुँचा दिया तुझे, अब आगे तुझे खुद भी तो कुछ करना चाहिए। हाथ जोड़कर कहता हूँ महाराज, अभी मुझे आपकी मदद की जरूरत पेश आएगी। देख, अभी गुरुदक्षिणा बाकी है तुझ पर। समय आने पर हम तुझसे जो कुछ मांगेंगे तुझे देना होगा। वचन देता है? भला मैं महाराज से मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? सौगंध खा भवानी माँ की। सौगंध खाता हूँ भवानी माँ की। और अब तू अगर अपनी इस सौगंध से फिरा तो जानता है क्या होगा? भवानी माँ झूठी सौगंध खाने पर कभी नहीं छोड़ती। तेरे सारे शरीर से कोड़ फूट पड़ेगा और तुझे मौत भी नहीं आएगी। संसार तुझसे घिन खाएगा और दुनिया वाले तुझे धक्के देकर आबादी से दूर निकाल देंगे, जहाँ जानवर भी तेरे करीब नहीं आएंगे, समझा? राजगंदल का पूरा बदन खौफ से लरस गया।
اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج میں جھوٹی سوگند نہیں کھاؤں گا، جو گرو چنا آپ مانگیں گے وہ میں آپ کو دوں گا۔ ٹھیک، منکاری ہنسنے لگا اور بولا، ہم بھی تیرے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں، بہت سے پتے لگا لیے ہیں ہم نے، جانتا ہے کیا کیا؟ نہیں جانتا مہاراج۔ اس لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے ہم نے کہ وہ کہاں پل رہی ہے۔ کیا؟ راج گندل اچھل پڑا۔ پہلے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی خوشی بجھ گئی۔ پھر مردہ لہجے میں بولا، مگر اب تو وہ میرے لیے بیکار ہو چکی ہے مہاراج، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ باولے، اب تو اپنی عقل سے مت سوچ، جو وچن تو ہمیں دے چکا ہے اس کے بعد تیری ساری چنتا ہماری ہے۔ مگر مہاراج، سابلی پنت میں تو مجھے یہ ادھیکار حاصل تھا کہ اگر اس لڑکی کی بھینٹ اس سمے جب وہ اپنے منہ سے اپنے دین دھرم کا اقرار کرے تو میں مہا سابلی کو دے دوں تو وہ مجھے سنسار کی سب سے بڑی شکتی بخش دیں گے، مگر اب تو میری پینٹ ہی بدل چکی ہے۔ سو تو ہے، پر تو نے کہا نا کہ تیرے من میں بدلے کی بھاونا ہے اور تو اس عالم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہاں مہاراج، بس یہی ہے میرے من میں۔ میں نے اس مسلمان عالم کا بھی پتہ لگا لیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اب اپنے گھر میں نہیں رہتا بلکہ گھر چھوڑ چکا ہے۔ وہ راج گندر کے چہرے پر نفرت کے شدید آثار نظر آنے لگے۔ وہ بولا، وہ جہاں بھی ہے شکتیمان بن کر میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اور ہم نے تجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے قبضے میں ایک جن تھا، اس جن کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے، علی جا ہے اس کا نام۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سمے وہ جن اس مسلمان عالم کے قبضے میں بھی نہیں ہے جس کا نام ادریس علی ہے۔ کیا؟ اب وہ جن اس کے قبضے میں نہیں ہے؟ ہاں، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ ہم نے تجھے جو کچھ بتایا تھا وہ معمولی باتیں نہیں تھیں۔ یہ دونوں مسلمان حکیم سعادت اور مٹھو میاں بہت سے چلے وظیفے جانتے ہیں۔ اگر ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ علی جان نامی جن کو اپنے قبضے میں کر لیں تو سمجھ لے کہ وہ جن جو ادریس علی کی مدد کرتا تھا وہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ وہی جن اس لڑکی کو بھی پال رہا ہے، اس کا ماما بن کر۔ سارے کھیل، ساری شکتی ختم ہو جائے گی ان کے پاس سے، اور پھر جن ان کے قبضے میں بھی نہیں رہے گا۔ اب تو ایک مسلمان درویش بن کر انہیں مشورہ دے گا کہ جن کو بوتل میں بند کر کے بوتل تجھے دے دیں۔ تو ان کی ہر طرح کی مدد کرے گا، بلکہ انہیں شروع ہی سے کچھ دینا شروع کر دے۔ دھن لوگوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تو کوئی ایسی چال چل جس سے وہ دونوں سسر داماد تیرے قریب آ جائیں۔ اس طرح جن کی مدد بند ہو جائے گی، ساری شکتی تیرے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر تو اس عالم سے بھرپور بدلہ لینا۔ راج گندر کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے مہاراج، وہ تو نہیں ہوا جو میرے من میں تھا، پر میرے من کی اگن تو بجھ جائے گی۔ میں اس مسلمان عالم کو برباد کر سکوں گا۔ بھوانی ماں تجھے شکتی بھی دے گی جس کا تو خواہش مند ہے۔ تو نے دیکھ لیا کہ اس کا داس بننے میں تجھے پھر سے کامیابی حاصل ہونے لگی۔ جے ہو مہاراج کی، مگر مہاراج ایک بات میرے من میں کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑا شکتیمان تھا، مگر میری ہوس پوری نہیں ہوتی تھی اور میں مہا شکتیمان بننا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا کریا کرم ہو گیا۔ مہاراج، آپ اتنے بڑے شکتیمان ہو کر بھی اپنا کوئی آستان نہیں بناتے۔ آپ کو تو سنسار کی بہت بڑی شکتی حاصل ہے۔ آپ نہ صرف کالے گیان کے ماہر ہیں بلکہ مسلمانوں کے چلے وظیفوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ اتنا بڑا گیان آپ نے کیسے حاصل کیا؟ اور جب حاصل کر لیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ راج گندر کے اس سوال پر منکاری کا چہرہ کچھ بھج سا گیا، یوں لگا جیسے کسی خیال نے اسے مغموم کر دیا ہو۔ راج گندر اس کی اس کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے مہاراج جو آپ کے من کو بری لگی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے क्षमा کر دیں۔ نہیں، تیرا سوال ایسا ہے جس کا جواب ہمیں دکھی کر رہا ہے۔ क्षमा چاہتا ہوں مہاراج، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں۔ نہیں رے پاگل، تو نے من کے تار چھیڑ دیے ہیں، تو اب تجھے کچھ بتائے بغیر ہمیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ منکاری سوالیہ نگاہوں سے راج گندر کو دیکھنے لگا، پھر بولا،
भरा पड़ा परिवार था हमारा। माता पिता की मौत के बाद हवेली का सारा निजाम हमारे बड़े भैया ने संभाल लिया था। बड़े भैया को तो तू देख ही चुका है, सतपाल सिंह की बात कर रहे हैं। अपना नाम हमने तुझे बता दिया कि हमारा नाम जोगनपाल सिंह था। मंकारी हम कैसे बने ये भी तुझे बता चुके हैं। बड़े भैया सतपाल सिंह ने भावजों के साथ मिलकर जायदाद हथियाने के लिए हमारे साथ साजिश की और हमने घर बार छोड़ दिया। फिर संसार में मारे मारे फिरते रहे। बड़ा दुख था हमें अपनों से बिछड़ने का। प्रेम भी करते थे उस लड़की से जिसे हमने तेरे हाथों मरवा दिया। जीवन गुजरने के लिए एक तरीका सोचा हुआ था हमने,